बीझा को तो अपने जंतर पर पूरा भरोसा था। सोचा जहां जाऊंगा वहां जंतर पर मुग्ध लोगों से भैंसें मांग लूंगा, तो बस नवचंदी भैंस इकट्ठा करने में अधिक परेशानी नहीं होगी। बीझा अपना जंतर बजाता गांव-गांव घूमने लगा। 20-25 गांव घूमा। उसके यंत्र की शक्ति से मुग्ध गांव के राजा, पटेल, किसान कहते चाहे जो भैंस ले ले। लेकिन उन भैंसों में से नवचंदी भैंस एक भी नहीं। बीझा ने सोचा ये काम जितना सोचा था उतना आसान नहीं है। गांवों में, रास्ते में, बाजारों में उसका सबसे एक ही प्रश्न था, क्यों भाई, तुम्हारे जानने में किसी के पास नवचंदी भैंस है? अगर कोई उसे उसका पता बता देता तो बीझा भागता हुआ वहां पहुंच जाता, जंतर बजाता, भैंस के मालिक को खुश करता, विगत सुनाता और भैंस मांग लेता। महीने बीतने लगे। बीझा को न खाने की सुध, न पीने की, न सोने की सुध। उसके तो एक ही रट, नवचंदी भैंस, नवचंदी भैंस। भैंसों की तलाश में उसका शरीर आधा रह गया, पैरों में छाले पड़ गए। लोग उसका जंतर सुनते मुग्ध होते, कहते बोल क्या चाहिए। और जब वो नवचंदी भैंस मांगता तो देने वालों के हौसले पस्त हो जाते। नवचंदी भैंस हो तो दें। भाग दौड़, सर्दी गर्मी, बारिश हवा, 6 महीने गुजर गए। बीझा तो केवल 20-25 नवचंदी भैंसें ही इकट्ठी कर पाया था। उधर सैनी बैठी बैठी बीझा की राह देखे। उसका किसी काम में मन नहीं लगे, आंखों से आंसू नहीं सूखे। मन में पछताती रहे, मैंने उसे जाने ही क्यों दिया, मैंने अपने बाप को साफ साफ क्यों नहीं कह दिया। लेकिन कहती कैसे? माँ, भाई, बहन, भाभी, ननद कोई भी होता तो बाप से कहला देती। मैं अपने बाप से बीझा के बारे में कैसे कहती? सैनी पनघट पर जाती, पुरानी यादें नई करती। यहाँ आकर वो खड़ा हुआ था, यहाँ पानी पिलाने के लिए कहा था, यहाँ मैंने उस पर मुंह चिढ़ाया था, इस लोटे में पानी भरकर दिया था। पनघट पर बैठी सपने देखती। उसकी सहेली बैणी कहती कहाँ खो गई, चल घर चले। सैनी कहती तू जा, मुझे यहाँ अकेले अच्छा लगता है। सैनी को रात दिन गुमसुम देख बैणी कहती तुझे क्या हो गया है? सैनी का हृदय उमड़ आया तो रोने लगी। बीझा मुझे डस कर चला गया, घूम कर मेरी हालत भी नहीं पूछी। बैणी बोली ये तू कह रही है उसी बीझा के लिए जिसकी सूरत से तू नफरत करती थी? वो बीझा और ये बीझा अलग अलग हैं। मैंने उसकी सूरत से घृणा की थी, अब उसके अंतस से प्रेम करती हूँ। सच्चा प्रेम सूरत से नहीं, आत्मा से होता है, और बीझा की आत्मा पवित्र है, निर्मल है। बीझा आ जाए तो मैं उसके पैर पखार कर उस पानी को चरणामृत समझकर पी लूं। मैं बीझा को पाने के लिए कठिन से कठिन काम करने को तैयार हूँ। बैणी, तू जानती है कि मैं अपने बाप की लाडली बेटी हूँ। यूं तो पानी के छोटे से नाले में पैर रखती घबराती हूँ, लेकिन अगर बीझा मुझे इस तालाब के दूसरी ओर खड़ा नजर आ जाए तो मैं अभी पानी में कूद तालाब को तैर कर दूसरे पार जा उसके पैरों में अपना सर रख दूं। बैणी बोली सैनी, तुझे याद है इस जगह तूने बीझा को धक्का दिया था, उसकी झोली के बाजरी के दाने जमीन पर बिखर गए थे। मुझे याद है और उसी गलती की सजा भोग रही हूँ। उस समय मैंने बीझा को पहचाना नहीं था, और अब जब मैं उसे पहचानने लग गई तो वो मेरे पास नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और दुख क्या हो सकता है। ज्यों-ज्यों अवधि खत्म होने के दिन पास आए, वेदा उतना ही खुश, लेकिन उसके दिल में फिर भी खटका। अभी तो काफी दिन पड़े हैं, क्या मालूम आखिरी दिन भी बीझा यहाँ आ खड़ा हो। उसके कंठ और हाथ में अद्भुत गुण हैं। भैंसें क्या, देवता को भी ला खड़ा कर सकता है। लेकिन 100 नवचंदी भैंसें, इतनी भैंसें तो 100-200 कोस के इलाके में हैं ही नहीं। लाएगा कहाँ से? नई भैंसें तो पैदा करने से रहा। बेचारा नादान लड़का था। मेरी शर्त मंजूर कर ली।
मैं तो जानता था, इसलिए तो मैंने ये शर्त रखी। वेदा तो ये विचार करे और उधर सैनी जंगल में, रास्ते में, गांव के बाहर जहां भी धूल उड़ती दिखे उसकी छाती धड़ धड़ करने लगे। सोचे, बीझा की भैंसें धूल उड़ाती आ रही हैं। फिर किसी की आवाज सुने तो सोचे, बीझा आ गया है, लोग उसे बधाई दे रहे हैं। रात को अचानक सोती सोते कहे, बैणी देख तो, ये पैरों की आवाज किसकी सुनाई पड़ रही है? बीझा की। ये आवाजें किसकी आ रही हैं? नवचंदी भैंसों के खुरों की। उधर बीझा न दिन गिने न रात, न गर्मी न सर्दी, न भूख की सुध न प्यास की। जिस सर्दी में सांप भी अपने बिल से नहीं निकले, वैसे समय वो रात रात भर नवचंदी भैंसें ढूंढता फिरे। जिस गर्मी में प्यास से मरते हिरण गांव के कुओं के पास आकर बैठ जाते, लुएं शरीर का खून सुखा देती, वैसे मौसम में वो भरी दोपहरी में एक गांव से दूसरे गांव भागता फिरे। वर्षा ऋतु में उफनती नदियों को तैरता अपनी भैंसें ढूंढता फिरे। जैसे जैसे अवधि का समय पास आए, वैसे वैसे बीझा के तो पैरों में पर लगने लगे। आपू के पहाड़ छान मारे, जालौर के राजपूतों का एक एक घर छान मारा, सांचौर का पट्टा देख लिया, ईडर का परगना घूम लिया, लेकिन 100 भैंसें तो फिर भी पूरी नहीं हुई। 12 महीने पूरे होने आए। फिर से सावन का महीना आया। बादल आकर धरती पर छाए। इंद्र देवता ने पहले झड़ी लगाकर पृथ्वी की तपती छाती ठंडी की। मोर मेघ को देखकर नाचने लगे। बेलें वृक्षों से जा लिपटी। सारस के जोड़े इकट्ठे होने लगे। सूखी धरती हरी होने लगी। लेकिन बीझा के वियोग में सैनी सूखने लगी। बैणी से कहे, बीझा नहीं मिला तो ये मानव जीवन बेकार गया। अपनी कुमकुम वर्णी कलाइयों को देखे, निसास भरे और कहे, इन कुमकुम वर्णी कलाइयों का क्या फायदा अगर ये बीझा के गले का हार न बन सकी। अवधि का आखिरी दिन आया। वेदा को अभी भी शांति नहीं। हो सकता है बीझा इसी पल आ जाए। सैनी को आशा, अभी तो समय है, काश बीझा अभी ही पहुंच जाए। खैर, जैसे सूर्य उदय हुआ वैसे ही अस्त भी हुआ। वेदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब लोक लाज की कोई बात नहीं। बीझा से शर्त पूरी नहीं की गई। अगर वो आ जाता तो गजब हो जाता। भगवान ने लाज रख ली। अब मेरी चांद जैसी बेटी मेरे ही पास रहेगी। दूसरे दिन सुबह सैनी वेदा के पास गई। कुछ कहने लगी, जितने में वेदा बोला, बेटी अपना कष्ट दूर हो गया। उस काले कलूटे से 100 नवचंदी भैंसें नहीं लाई गईं। मैं पहले ही जानता था। अब कोई फिक्र की बात नहीं है। सैनी हाथ जोड़कर बोली, मेरे लिए बैलों की एक गाड़ी तैयार करवा दो, मैं जा रही हूं। कहाँ जाना है बेटा? हिमालय, गलने के लिए। क्या? वेदा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ। क्यों? अवधि पूरी हो गई। भैंसे लेकर वो नहीं आए। मुझे अब जिंदा रहकर क्या करना है? ये तू कह रही है? तू उसके साथ शादी करती? वो तो तेरे पैर की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकता। तेरे लिए तो एक से एक बढ़कर खूबसूरत गुणी धनी जवान हाथ जोड़े खड़े हैं। मैंने तो उन्हें मन से पति मान लिया, उनके वरमाला डाल दी। मेरा निश्चय अडिग है। मेरे जाने की तैयारी करा दीजिए। बेटी, ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारे लिए एक से एक बढ़कर वर मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। वो ना आया अच्छा ही हुआ। वो मेरा जमाता बने, ये मुझे ही स्वीकार कहाँ। पिताजी, वो स्वाभिमानी पुरुष हैं। अवधि निकल चुकी है। उनसे अब तो अगले जन्म में ही भेंट होगी। सैनिक को बहुत समझाया, वो नहीं मानी। सेज गाड़ी में बैठ हिमालय की ओर चल दी। रास्ते में पूछती जाए। एक सांवले रंग के जवान को नवचंदी भैंसों के बारे में पूछते सुना। जवाब मिलता, हाँ, जंतर बजाता एक जवान यहाँ नवचंदी भैंसों के बारे में पूछता आया तो जरूर था। अगर एक भी भैंस होती तो उसे जरूर दे देते,
अगले गांव से अगले गांव, गांवों का तो अंत ही नहीं। बीझा को ढूंढते ढूंढते सैनी थक गई। पहाड़ आए। सेजगाड़ी छोड़ साथ वालों को विदा कर सैनी हिमालय को चली। हिमालय में हिम का आगार, बर्फ का भंडार, जिधर नजर जाए उधर बर्फ से धरती सफेद हो रही है। सैनी ने सोचा, बीझा की गोद में तो सोने का अवसर नहीं मिला, अब तो इसी हिम की गोद में ही सोकर शांत होना है। सैनी ने बीझा जैसा बर्फ का पुतला बनाया, उसके चारों ओर 7 चक्कर लगाए, फिर उस पुतले को ही स्वामी मान उसे अपनी गोद में ले बर्फ के नर्म ढेर में प्रवेश कर गई। बर्फ से पैर ठंडे होने लगे, पैरों से चेतना जाने लगी, कमर कमर तक बर्फ जमने लगी। बीझा का पुतला लिए सैनी राम राम जपती रही। उसे आभास हुआ जैसे उसे कोई पुकार रहा है, सैनी सैनी। सैनी ने सोचा उसे भ्रम हुआ है, आंखें मूंदे बीझा का नाम जपती रही। फिर से आवाज आई, सैनी सैनी। फिर से आवाज आई, सैनी सैनी। सैनी ने आंखें खोली, देखा दूर बीझा खड़ा है। सैनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। सोचा, अरे भोले मन, बीझा यहाँ कहाँ? आशा का प्यासा मन भटक रहा है। सैनी को फिर आवाज आई, उसने सुनी और अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, आ इधर आ जा, मेरी आवाज के पीछे पीछे आ जा। आवाज के पीछे पीछे बीझा उसके पास आ पहुंचा। बोला, सैनी उठ, मैं तुझे लेने आया हूं। पूरी 100 नवचंदी भैंसे तेरे बाप को गिना कर संभला कर तुझे लेने आया हूं। बीझा, तू आ गया, लेकिन देर कर दी। चलो, आखिरी समय तेरे दर्शन तो हो गए, आंखों की प्यास तो मिट गई, दिल तो हल्का हुआ। सैनी उठ। बीझा, अब मैं नहीं उठ सकती, मैं तो कमर तक बिल्कुल गल चुकी हूं। तो क्या हुआ, पैर गले हैं तो पड़े रहेंगे, मैं तुझे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाऊंगा, सारी उम्र तुझे अपने कंधों पर बैठा घूमूंगा। बीझा, मेरे प्रियतम बीझा, वो समय निकल गया, अब मैं तेरे किसी काम की नहीं रही, तू वापस चला जा। अपने लिए तुझे मैं उम्र भर दुख नहीं देना चाहती। बीझा सिर पटकने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। सैनी बोली, बीझा, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे, बस आखिरी बार अपना जंतर सुना दे, मरते समय मुझे उसका अमृत पान करा दे। बीझा ने यंत्र बजाना शुरू किया। यंत्र के तारों से झनकार निकलने लगी। हिमालय गूंज उठा, सृष्टि का चलना रुक गया। बीझा यंत्र बजाता ही गया। सैनी की आंखें बीझा के मुंह पर, कान यंत्र की आवाज पर। पता नहीं बीझा ने कितनी देर यंत्र बजाया। धीरे धीरे सैनी की आंखें पथराने लगी। उसकी कुमकुम वर्णी देह सफेद पड़ने लगी। धीरे धीरे सैनी का सिर कंधों पर लटक स्थिर रह गया। बीझा ने एक ही झटके में अपने यंत्र के सारे तार तोड़ दिए और सैनी के पास खुद भी हिम में जाकर बैठ गया। शांत आवाज में कहने लगा, सैनी की हड्डियों के साथ ही बीझानद की हड्डियां रहेंगी। देह एक नहीं हो पाई तो क्या, हड्डियां तो अलग नहीं रहेंगी। कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली बार मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ।